हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग के बिहार में जो स्टूडेंट अकाउंट करके वैकेंसी आई है उसकी प्रिपरेशन मैं आप लोग को करा रही थी। तो जिसमें कि आपको क्लासेस की वीडियोस मैं आप लोग को ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुकी हूँ। अब जो आप लोग की वीडियोस आ रही हैं प्रैक्टिस सेट्स आ रहे हैं। तो कुछ बच्चे कह रहे थे उसमें कि आपको अलग अलग टॉपिक वाइज चाहिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आप लोग की वीडियो को शेड्यूल करूंगी, जिससे कि अलग अलग टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाए। सबसे पहले आज की वीडियो में हम उस क्वेश्चन को लेंगे जो प्रीवियस में मैंने आप लोगों से पूछा था। जो प्रीवियस वीडियो आई थी, प्रैक्टिस सेट आया था, उसमें जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कुछ बच्चों ने उसका सही आंसर दिया है। तो मैंने कहा भी था कि जो बच्चे उसका करेक्ट आंसर देंगे उन सबके नाम मैं मेंशन करूंगी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे सही आंसर जो दिए हैं नितेश झा, निहाल और निर्मला सेठी जो है, उन्होंने सही आंसर इसका दिया है। आप सभी बच्चे जो भी क्वेश्चन मैं पूछा करूँ उसको सॉल्व जरूर से क्या करिए। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है, आपको कितनी नॉलेज है, क्या क्या चीजें ऐसी हैं, आपके वीक पॉइंट क्या है। क्योंकि यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा तो वहां आप नहीं छोड़ सकते, वहां तो आपको करना ही है। तो प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। न्यूमेरिकल स्पेशली ऐसे होते हैं, न्यूमेरिकल के अलग से भी वीडियोस जो मैं आप लोग के लिए लेकर आऊंगी, जिससे कि न्यूमेरिकल भी आपके प्रैक्टिस में अच्छे से आ जाए। तो क्वेश्चन को सॉल्व जरूर से किया करिए। और जिन बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, वेल डन। आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कैसे इसको सॉल्व करना है, तो आइए वो देख लीजिए एक बार। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका था, इफ द करेंट रेशियो इज 2.5, लिक्विडिटी रेशियो इज 1.5 एंड वर्किंग कैपिटल 60,000, फाइंड करेंट एसेट। यहाँ पर आपको करेंट एसेट निकालनी थी, यानी कि आपको यहाँ पर चालू संपत्तियों का वैल्यू मूल्य निकालना था। आपको ऑलरेडी बता दिया था कि 2.5 जो है वो आपका चालू अनुपात है, तरलता अनुपात 1.5 है, कार्यशील पूंजी दे रखी है 60,000 की। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों को अकाउंटेंट के एग्जाम कहिए या पीजीटी टीजीटी का एग्जाम कहिए, यहाँ तक कि नेट के पेपर में भी ये क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करना है, सिंपल सा जो आप ये देख रहे हैं, ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पर, इसी से ही, यही समझ लीजिए एक बेसिक है आपका, इसी से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्टली ये नहीं बताया कि कितनी करंट एसेट है, कितनी करंट लायबिलिटी है, लेकिन आपको वर्किंग कैपिटल कितनी है ये बताया। तो आपको क्वेश्चन में यही पकड़ना होता है कि गिवन क्या है, क्योंकि उसी से ही आपका बाकी का क्वेश्चन सॉल्व होना है। यहाँ पर हमको पता है वर्किंग कैपिटल एज इट इज हमने 60,000 60,000 की लिख ली। अब हमको ये पता है 2.5 करंट रेशियो है। तो करंट रेशियो जो है किससे बनता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, यही तो फॉर्मूला होता है। तो करंट एसेट हमने मान ली 2.5x की और करंट लायबिलिटी हो गई हमारी 1x की। अब इसको हम जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5x आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारा, 40,000 निकल के आएगा। ये 40,000 क्या है हमारा, ये 40,000 हमारी करंट लायबिलिटी हो जाएगी। ये हमारी करंट लायबिलिटी है क्योंकि ये एक की वैल्यू है, एक्स जो है वो एक, ये इसकी वैल्यू है। अब यहाँ पर हमें इसी से निकालना होगी करंट एसेट। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर करंट एसेट दे रखी है, तो 40,000 को ही हम जो 2.5 है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा निकल करके 1 लाख आ जाएगा। जो करंट एसेट है उसकी वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही सिंपल सा था, इजी सा था, ऐसे आपको सॉल्व करना था। करेक्ट आंसर यहाँ पर थर्ड वाला होगा। तो जब आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो एग्जाम में क्वेश्चन आपके बहुत ही क्विकली सॉल्व हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनसे आप भाग नहीं सकते। आगे आप किसी भी तरह की कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपका बैकग्राउंड कॉमर्स है, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया था। चलिए अब चलते हैं, जो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक से, जो कि क्या रहने वाला है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि आज आपके क्वेश्चंस रहेंगे। अगर प्रीवियस की वीडियो नहीं देखी है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपकी जो ये वीडियो है इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा बाकी की वीडियोस का भी, चाहे वो क्लासेस की हो, यूथ के भी कंपटीशन, यूथ कंपटीशन के जो प्रैक्टिस सेट थे वो भी मैंने आप लोगों को पूरे सॉल्व करा दिए थे। अगर आपने बुक नहीं परचेज करी तो आप वहां से उसको सॉल्व कर सकते हैं। सारे आपको वीडियोस वहां पर मिल जाएंगी, सारे प्रैक्टिस सेट की। और भी अब इस पर जो प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो सारी वीडियोस को जरूर देखिएगा। इसके लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज, बैंक समाधान विवरण तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बैंक बैलेंस जानना, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जानना, कैश बुक को सही करना, कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के बीच अंतर के कारणों की पहचान करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसको शॉर्ट में बीआरएस बोलते हैं,
तो वो जो प्रिपेयर किया जाता है उसको प्रिपेयर करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो सबसे पहले बेसिक चीजें समझ लीजिए। जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है उसमें मेनली वो तैयार किया जाता है कि आपके जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आपने रखे होते हैं या आपने जो फाइनल अकाउंट्स बनाए होते हैं उसका हिस्सा नहीं होता है, उसके में शामिल नहीं होता। आप चाहें, आपसे मतलब यहाँ पर बिजनेस से है, ऑर्गेनाइजेशन से है, अगर वो चाहे तो वो बना सकती है, अदरवाइज वो ना चाहे तो कंपलसरी नहीं होता। तो वहाँ पर वो ये देखने के लिए कि जो उसका कैश बुक होती है और जो उसकी पासबुक होती है बैंक में, क्योंकि आपको ट्रांजेक्शन होते हैं जितने भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, तो बैंक के थ्रू ही करती हैं, कैश में नहीं करती, मोस्टली बैंक के थ्रू ही करती हैं। तो वहाँ पर उसमें जो पैसे जमा हैं या निकाले गए हैं, उसमें से चेक जो डिपॉजिट किए गए हैं, वो सारी चीजों के बीच में डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। तो कैश बुक है और बैंक है, दोनों के बीच में डिफरेंस तो नहीं है। तो उसको जो है मिलाने के लिए या उसका मिलान करने के लिए ये आपका स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। और ये जो स्टेटमेंट होता है ये कौन प्रिपेयर करता है? या जो कस्टमर होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, जिसका बिजनेस होता है, वो खुद ही प्रिपेयर करता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा बेसिक इसके बारे में। अब आते हैं क्वेश्चन पर कि प्रिपेयर करने का पर्पस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो अब तक आप समझ गए होंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। to know the bank balance, to know the balance of bank statement, to correct the cash book, to identify causes of difference between cash book and bank statement। तो डिफरेंस जानना कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के बीच का, तो यही वाला पॉइंट आपका करेक्ट हो जाएगा। एक आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों तैयार किया जाता है जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज, बैंक समाधान विवरण क्या है? पार्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट, पार्ट ऑफ कैश बुक, अ सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ अ सब डिवीजन ऑफ जर्नल। बैंक स्टेटमेंट का हिस्सा है, कैश बुक का हिस्सा है, एक अलग स्टेटमेंट है, जर्नल का एक उपविभाग। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसको बनाना कंपलसरी नहीं होता, ना ही ये आपके जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं या फिर जो आपके फाइनल अकाउंट्स होते हैं उसका एक हिस्सा होता है। ये क्या है? एक अलग से सेपरेट स्टेटमेंट होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है अनकलेक्टेड चेक आर आल्सो नोन एज, अप्राप्त चेक को और क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग, अनक्लियर्ड, आउटस्टेशन, बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर अनकलेक्टेड चेक होते क्या, पहले समझ लीजिए। जब जो कस्टमर होता है उसने तो डिपॉजिट कर दिया होगा अमाउंट, लेकिन जो बैंक होता है, बैंक ने वो अमाउंट अभी जो बैंक है यहाँ पर उसने वो अमाउंट जो होगा वो ट्रांसफर नहीं किया है, जो ग्राहक है उसके अकाउंट में, उसके अकाउंट में उसे ट्रांसफर नहीं किया गया है। लेकिन कस्टमर ने क्या किया है, यहाँ पर अगर कोई कस्टमर है तो उसने वो अकाउंट में जो है डिपॉजिट कर दिया है, लेकिन बैंक ने अभी जो ट्रांसफर उसे नहीं किया है, तो वो आपके अनकलेक्टेड चेक कहलाते हैं। अब यहाँ पर और उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए आप लोग कि और उसे हम किस नाम से जानते हैं। जो भी बच्चे आज के वीडियो में भी इसका आंसर देंगे उनको आगे की वीडियोस में उनका नाम मैं मेंशन करूंगी, तो इसका आंसर सभी बच्चे जरूर दीजिएगा। हो सकता है इसमें कोई ट्रिक भी हो, क्योंकि हो सकता है तीनों ही नामों से जाना जाता हो, तो ध्यान दीजिएगा और ध्यान से इसका आंसर मुझे करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेवरेबल बैलेंस मीन्स, यहाँ पर पूछ रहा है कि अनुकूल संतुलन का क्या मीनिंग होता है? क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर फेवर में है, अनुकूल है, इसकी मीनिंग क्या होती है? तो आपको पता ही होगा, जो कैश बुक अगर हम बनाते हैं, पहले बात हम कैश बुक की अगर करें तो कैश बुक कुछ आपकी एक साइड क्या हो जाता है, जितना भी आपने रिसीव किया होता है वो सब आपका डेबिट साइड में आता है, जो भी आप पेमेंट करते हैं वो सब आपका क्रेडिट साइड में आ जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जाहिर सी बात है, कैश बुक है आपकी, जब आपका रिसीव जो है वो ज्यादा होगी और पेमेंट आपने कम करेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, हमेशा ही जो कैश बुक होती है उसमें आपका निकल करके क्या आता है, कैश बुक में हमेशा ही डेबिट बैलेंस रहता है। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है कि कैश बुक में कौन सा बैलेंस रहता है हमेशा, तो डेबिट बैलेंस होता है, ये साइड बड़ा होता है और ये साइड छोटा होता है। तो यहाँ पर ये जो पहला पॉइंट है ये तो गलत हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट जो सी कह रहा है कि डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, ये आपका सही है। अब आ जाते हैं इसमें, यहाँ पर एक ऑप्शन आपका बोथ बी एंड सी भी दे रखा है, तो इस वजह से हम देखते हैं कि बी पॉइंट में क्या है, क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो बैंक स्टेटमेंट होता है उसमें आपका जस्ट अपोजिट रहता है कैश बुक से, क्योंकि इसमें आपका जो क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड जो होता है वो बड़ा होता है और डेबिट साइड छोटा आता है। इसलिए क्या होगा कि जो बैंक स्टेटमेंट होगा वहां पर क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है आपका, तो इसका मतलब वो फेवर में है आपके। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बोथ डी वाला हो जाएगा, बोथ बी एंड सी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अलग अलग भी पूछ सकता है आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अनफेवरेबल बैलेंस मीन्स यहाँ पर उसी के अपोजिट पूछा गया है कि प्रतिकूल संतुलन का क्या मीनिंग होता है। क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, डेबिट बैलेंस इन पेटी कैश बुक। अब यहाँ पर एक चीज और ऐड कर दी है पेटी कैश बुक की। तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया उसी को ही जस्ट अपोजिट लेकर के आपको चलना है। तो यहाँ पर अनफेवरेबल है तो सीधे सीधे पहला ही पॉइंट आपको मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी बोथ वाला ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर ये समझिए एक छोटी सी ट्रिक है किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कि आप क्विकली कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहला ही पॉइंट कह रहा है कि क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो कैश बुक होती है उसमें हमेशा ही डेबिट बैलेंस रहता है, क्रेडिट बैलेंस नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा हमारा। बाकी के ऑप्शन से आपको मतलब ही नहीं, सीधे सीधे आपका ए पॉइंट ही गलत हुआ जा रहा है, क्योंकि ये बेसिक नियम है, बेसिक रूल है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो कैश बुक में आपका कैश कॉलम होता है, बात उसकी हो रही है। एक कैश बुक में बैंक कॉलम भी बनता है, बैंक स्टेटमेंट अलग होता है, और ये आपका बैंक कॉलम जो बनता है उसका जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस दोनों हो सकता है। तो इस चीज को ध्यान में जरूर से रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपका आए तो वहां पर आप गलत हो जाएंगे, मैम ने तो कहा था हमेशा डेबिट बैलेंस ही रहता है। लेकिन जो कैश बुक का बैंक कॉलम होता है उस बैंक कॉलम का जिसमें आपका डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस कुछ भी आ सकता है। तो फेवर में अनफेवर में दोनों हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर वो आपका फेवर में नहीं होगा तो बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाता है, यहाँ पर ओवरड्राफ्ट लिया जाता है। तो एक आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है। तो इसमें बहुत ही टेक्निकल कहें एक तरह से चीजें छोटी छोटी सी होती हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, जिससे कि आंसर आपका सही या गलत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेक इज नॉट पेड बाय द बैंक इट इज कॉल्ड। जब बैंक द्वारा चेक का भुगतान नहीं किया जाता तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑनर्ड, इंडोर्स्ड, डिसऑनर्ड, ए एंड बी। तो आपको पता है ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर बैंक किसी भी चेक का पेमेंट करने से मना कर देता है या नहीं करता तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम डिसऑनर करना कहते हैं, उसे हम अनादरित करना कहते हैं। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? बैंकर के, अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस के, ऑडिटर के, रजिस्ट्रार के। तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इसके बारे में जब ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन दिया था, ब्रीफ में बताया था थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि इसे कौन प्रिपेयर करता है? जो भी बिजनेस होता है, जो बिजनेस चला रहा है, तो कस्टमर कह लीजिए कि कस्टमर खुद तैयार करता है, या जो बिजनेस की तरफ से जो बिजनेस में एम्प्लॉय होंगे वो तैयार करते थे। यहाँ पे क्या दे रखा है? अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस में व्यवसाय का लेखाकार होता है वो इसको प्रिपेयर करता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि बिजनेस में वो किसी भी व्यक्ति से कराए, कोई भी अपने एम्प्लॉय से कराए, कहा तो ये जाएगा ना कि वो खुद ही से प्रिपेयर कर रहा है। तो ये आपका बी वाला पॉइंट जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिटर तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ऑडिटर का काम क्या होता है? वो सिर्फ ऑडिट का काम करता है, वो आपके कोई भी स्टेटमेंट को प्रिपेयर नहीं करता। वो सिर्फ आपने जो भी रिकॉर्ड्स रखे होते हैं उनकी चेकिंग करता है, उनको देखता है, उनको ये जानकारी करता है। सबसे पहले तो फर्स्ट उसका ही एम होता है देखना कि किसी भी तरह की कोई भी जो रिकॉर्ड्स रखे गए हैं वो एग्जैक्ट सिचुएशन को दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। मेन तो ऑब्जेक्टिव यही रहता है। उसके बाद बाकी चीजों को, करप्शन को या छल कपट को, इन सारी चीजों की तरफ जाता है। पहला पॉइंट तो वही रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन इज नॉट ए, बैंक समाधान एक नहीं है। क्या नहीं है? रिकंसाइल्ड रिकॉर्ड्स है, मेमोरेंडम स्टेटमेंट है, लेजर अकाउंट है, प्रोसीजर्स टू प्रोवाइड कैश बुक एडजस्टमेंट। कि यहाँ पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या नहीं होगा? समाधान, रिकॉर्ड का समाधान है, ज्ञापन विवरण, यहाँ पर लेजर खाता या फिर कैश बुक समायोजन प्रदान करने की प्रक्रिया। तो यहाँ पर नाम ही है उसका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो ये वाला तो करेक्ट हो जाएगा। एक तरह का मेमोरेंडम स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट है। प्रोवाइड कराता है आपको कैश बुक के एडजस्टमेंट, ये भी करेक्ट है। लेजर अकाउंट नहीं है, ये आपका लेजर खाता नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा, एक क्वेश्चन कैश बुक के बारे में भी बनता है कि कैश बुक जो होती है आपकी, वो कैश बुक जो रहेगी क्या होती है? लेजर होती है या जर्नल होती है? किसमें आती है? जो कैश बुक है लेजर है या जर्नल है? ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपका बन सकता है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि कैश बुक क्या होती है। मैं आप लोग को पहले बता चुकी हूँ, जो आप क्लासेस की वीडियो मैंने प्रोवाइड कराई थी वहां पर मैंने कैश बुक के बारे में पॉइंट आपको बताया था कि कैश बुक लेजर में आती है या जर्नल में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बैलेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इंडिकेट्स। कैश बुक के बैंक कॉलम के डेबिट पक्ष पर शेष राशि क्या दर्शाती है?
The total amount has drawn from the bank, cash at bank, the total amount overdraft in the bank, none of the above. तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम, देखिए यही बात मैंने भी आपको बताई भी थी कि जो कैश बुक होती है उसमें आपके कैश का कॉलम भी होता है, बैंक का भी होता है, और 3 कॉलम की जो होती है उसमें एक डिस्काउंट का कॉलम भी होता है। तो जब भी बात आपकी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की आएगी तो वहाँ पर कैश बुक की भी बात जरूर से आएगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके बनेंगे। कैश बुक अलग से भी आएगी रिकॉर्ड्स में आपके और इसके अंदर भी आएगी, तो ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक जो होती है वो क्या हमको दिखाती है। यहाँ पर ये दिखाएगी कि बैंक से निकाली हुई कुल राशि, बैंक में नगद, बैंक में ओवरड्राफ्ट की कुल राशि, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर डेबिट साइड जो होता है वो हमको क्या दिखाता है, कैश एट बैंक, कि जो भी बैंक में हमारे पास नगद में जमा है वो चीज हमको दिखाएगा या फिर वो राशि हमको दिखाती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक स्टेटमेंट ऑल्सो कॉल्ड, बैंक स्टेटमेंट को और हम क्या कहते हैं, पासबुक कहते हैं, कैश बुक कहते हैं, क्रेडिट बुक या फिर डेबिट बुक। तो इसका आंसर तो बहुत इजी है, सभी के पास, आप सभी लोग का अपना अकाउंट होगा तो अकाउंट की डिटेल्स कहाँ पर मेंशन है, अकाउंट्स के बारे में कहाँ पर है, आप अकाउंट होल्डर हैं तो आपको कुछ मिला होगा, कुछ एक बुक दी गई होगी जिसमें सारी चीजें मेंशन होंगी आपके बारे में, आपके अकाउंट के बारे में, तो उसे हम पासबुक कहते हैं। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और यही दो चीजें इंपॉर्टेंट होती भी है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, एक कैश बुक और दूसरी पासबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कैश बुक बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड, कैश बुक में बैंक शुल्क दर्ज किए जाते हैं, क्रेडिट पक्ष में, डेबिट पक्ष में, और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो कैश बुक हम बना रहे हैं उसमें जो बैंक चार्जेस है वो कहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो चार्जेस ले रहा है, मैंने आपको भी बताया कि जो डेबिट साइड होता है उसमें हम क्या दिखाते हैं, उसमें सारे रिसीविंग दिखाते हैं, और जो हमारा क्रेडिट साइड होता है वहां पर हम पेमेंट दिखाते हैं जो कैश बुक होती है। तो यहाँ पर बैंक चार्जेस ले रहा है, जैसे बैंक अपने किसी भी तरह के मेंटेनेंस के चार्जेस हैं या और भी कोई आपने फैसिलिटी ले रखी है बैंक से तो उसके चार्जेस बैंक कट कर रहा है, तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, उसको हम दिखाते हैं क्रेडिट साइड में। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, किसी भी तरह का पेमेंट होगा वो क्रेडिट साइड में ही आपका दिखाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट अफेक्ट बैंक रिकंसिलिएशन, किसमें से कौन सा बैंक समाधान को प्रभावित नहीं करेगा, डिसऑनर्ड चेक, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैंक इंटरेस्ट, चेक नॉट प्रेजेंटेड। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें जो आपके दे रखा हुआ है पॉइंट्स, उसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि बैंक रिकंसिलिएशन को इफेक्ट नहीं करती है या इफेक्ट नहीं डालती है। अस्वीकृत चेक को प्राप्त छूट, बैंक ब्याज या फिर चेक प्रस्तुत नहीं किया गया। तो डिसऑनर्ड चेक जो होता है वो भी इफेक्ट करता है, बैंक इंटरेस्ट भी इफेक्ट करेगा, और चेक जो है प्रेजेंट नहीं किए गए हैं तो वो भी आपका इफेक्ट करता है। डिस्काउंट जो रिसीव हुआ है वो प्राप्त छूट जो होती है वो इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि आपको कोई डिस्काउंट मिला है तो उतना अमाउंट हटने के बाद आपने पेमेंट किया होगा, तो इस वजह से डिस्काउंट जो होता है वो इफेक्ट नहीं करता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कैश बुक द फेवरेबल बैलेंस इंडिकेट्स, कैश बुक में अनुकूल शेष राशि दर्शाती है, क्रेडिट बैलेंस को, डेबिट बैलेंस को, बैंक ओवरड्राफ्ट को, एडजस्टेड बैलेंस को। तो यहाँ पर कैश बुक में फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, क्या इंडिकेट करता है, तो मैंने आपको बता ही दिया, सिंपल सा आंसर डेबिट बैलेंस। एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिटेड बाय द कंपनी इज नोन एज, बैंक स्टेटमेंट पर कंपनी द्वारा जमा की गई नकदी को कहा जाता है, क्रेडिट, डेबिट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बैंक स्टेटमेंट हम बनाते हैं उसमें जो कैश डिपॉजिट बाय द कंपनी, कंपनी जो कैश को डिपॉजिट कर रही होती है उसे क्या कहा जाता है, या वो किस तरह से डिपॉजिट होता है। तो आपको पता ही होगा कि जो एंट्री की जाती है या जो भी हम जब भी अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर हम कैश जो होती है, जो ओनर होता है वो कैश से स्टार्ट करता है, तो वहाँ पर कैश एंट्री जो की जाती है क्या की जाती है, तो वहाँ पर कैश जो होता है वो क्रेडिट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा कि कैश डिपॉजिटेड बाय द कंपनी इज नोन एज क्रेडिट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कंपेयर्स द बैंक स्टेटमेंट विद, बैंक समाधान विवरण बैंक स्टेटमेंट की तुलना करता है कैश पेमेंट जर्नल से, कैश रिसीव जर्नल से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, कैश बुक से। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो होता है वो किसको कंपेयर करता है, जो बैंक स्टेटमेंट है उसको किसके साथ कंपेयर करता है, तो कैश बुक से करता है। मैंने पहले ही बताया था, दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक बैंक स्टेटमेंट और दूसरा कैश बुक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिपॉजिट इन ट्रांजिट इन बैंक रिकंसिलिएशन। बैंक समाधान में ट्रांजिट में जमा क्या होती है? बैंक बैलेंस में जोड़ा गया, बैंक बैलेंस से घटाया गया, या फिर कैश बुक बैलेंस से घटाया गया, या फिर कैश बुक बैलेंस में जोड़ा गया। एडेड टू बैंक बैलेंस, सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बैंक बैलेंस, सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कैश बुक बैलेंस, एडेड टू कैश बुक बैलेंस। डिपॉजिट इन ट्रांजिट क्या हो जाएगा? इसकी मीनिंग हो जाती है कि कंपनी की बुक्स में तो इसको डिपॉजिट कर लिया गया है, लेकिन अभी तक बैंक के रिकॉर्ड में ये नहीं आया है। तो यहाँ पर जब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम बना रहे होते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम एडेड टू बैंक कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। आपको क्लियर हो गया होगा ये सारी चीजें जितनी कॉमर्स में आपकी डे टू डे लाइफ में आप लोग उसको कर रहे हैं, बस आप लोग जोड़ नहीं पाते हैं कि बुकिश नॉलेज को कैसे आप अपने रियल लाइफ जो आप जी रहे हैं उससे कनेक्ट कर सकें। तो कॉमर्स बहुत ईजी है, कॉमर्स बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आगे जो वीडियोस आने वाली हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मैं इनकम टैक्स से शामिल करूंगी, क्योंकि टैक्स थोड़ी सी बच्चों को डिफिकल्ट लगती है, तो टैक्स के क्वेश्चंस में ज्यादा इंक्लूड करूंगी। तो आगे की वीडियोस को जरूर से देखिएगा, लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।